हेलो एंड वेलकम। मैं आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन का सेशन होने वाला है जिसमें आप सभी को एमपी सेट का जो राज्य पात्रता परीक्षा होने वाली है 2025 में उसका जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम डेट है, उससे रिलेटेड हम बातें यहाँ पर करने वाले हैं और जो आपका सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन मेहरा क्लासेस। मैं शालिनी जोशी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और साथ में आप हमारा जो चैनल है या जो हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स अगर आप चाहते हैं और आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि आपका जो एमपी सेट का एग्जाम है यानी राज्य पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम है, ये क्वालिफाई हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसकी विज्ञप्ति आई थी कुछ समय पहले और अब एमपी सेट की जो डेट है, आपकी एग्जाम डेट और जो फॉर्म्स भरने की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है और इसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपकी जो 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। 25 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी जो चलेगी आपकी 20 नवंबर तक। यानी कि 20 नवंबर तक आपके पास में इनफ टाइम है जिससे कि आप फॉर्म फिल कर सकें टिल 20 नवंबर तक, है ना। इसी के बाद में हम बात कर लेते हैं जो कि आपका एमपी सेट है, इसका एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास बहुत कम समय है एग्जाम के लिए, जो कि आपकी 11 जनवरी है। 11 जनवरी है जहां पर आपका एग्जाम हो ही जाएगा, समझिए। तो अभी आपके पास में कम समय है। आप हमारा मेहरा क्लासेस पर जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने सारी टेस्ट सीरीज, सारे कोर्सेज वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर आपको अवेलेबल कराए हैं। सो प्लीज ज्वाइन आवर चैनल, ज्वाइन आवर क्लासेस, सो यू कैन क्रैक द एमपी सेट एग्जामिनेशन, है ना। हम आगे बढ़ जाते हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में हमारे चैनल पर भी जानकारी दे दी गई है और अगर आप चाहते हैं हमारी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आपको फॉर्म की फिलिंग की वो सारी डिटेल्स और सारी लिंक्स आपको हम हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको शो हो जाएंगी। आप जल्दी-जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट नहीं छूटे, क्योंकि सबसे पहले हमारा चैनल आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता है अबाउट योर एग्जाम एंड सिलेबस। सबसे पहली यूनिट जो हमारा राजनीति विज्ञान या विषय का पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं और इसी को हम फॉलो करते हुए सारी प्लानिंग करते हुए स्टडी करने वाले हैं। यूनिट 1 जो आपकी है पॉलिटिकल थ्योरीज, इसके अंतर्गत बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजीज आपको कवर करनी है। सबसे पहले अवधारणाओं में आपकी आपकी स्वतंत्रता आ जाती है, समानता आ जाती है, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता। ये आपके बेसिकली अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस करते हुए आपको पढ़ाई करनी है और इन्हीं के थ्रू आपके आगे वाले जो यूनिट्स आने वाले हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, जो है आपकी लिबरलिज्म यानी उदारवाद है, कंजर्वेटिज्म यानी अनुदारवाद है, समाजवाद सोशलिज्म, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद है और फिर आपका फेमिनिज्म भी है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है और इसको आपको समझना जरूरी है। पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तराधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सभी आपका सिलेबस का पार्ट है, वो भी आपकी यूनिट 1 का पार्ट है ना। इसी के बाद में हम अगली यूनिट में देख लेंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है, किस तरीके की अप्रोच से हमको पढ़ाई करनी है। अगली जो यूनिट है आपकी यूनिट 2, जिसमें आपको पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना है। अगर हम बेसिकली देखें तो पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ने हैं और पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर ही आपको सारे थिंकर्स जो आपके एमपी सेट के सिलेबस में मेंशन है उनको कवर करना है। सबसे पहला नाम है कन्फ्यूशियस। ये एक चीनी जो थे थिंकर थे या फिलोसोफर इनको कह लीजिए। सबसे जरूरी प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगेल, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल, इनको फेमसली नॉन है ये इनका नाम, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हेन्ना अरेंट,
या फिर फ्रेंच फैनॉन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में हम इनको जानते हैं। और यहीं से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी और हम बाकायदा पूरे फॉर्मेट में या जो भी इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको सभी को हम मेहरा क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको पूरी सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आप बिना देर किए एनरोल कीजिए और मेहरा क्लासेस पे अपनी सपना जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसको पूरा कीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट 3, जिसमें कि आपको क्या कवर करने हैं, आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन हमारा है उसको कवर करना है। इसमें भी आपको बेसिकली थिंकर्स ही पढ़ने होते हैं, जैसे कि इसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के नाम से फेमसली जानते हैं। इसको हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के रूप में समझ सकते हैं, है ना। इसमें आपको एक धर्मशास्त्र करके टॉपिक है, कौटिल्य जो हमारे भारत के बहुत ही विशेष थिंकरों में गिने जाते हैं, इनको पढ़ना है। आगना सुता, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, श्री अरविंदो, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के साथ साथ आपको दीनदयाल उपाध्याय भी कवर करने हैं। अब इन थिंकर्स की हम बात कर लेते हैं, तो इनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये सब हम आपको हमारे ओरिएंटेशन सेशन जो कि हमारी ऐप पर अवेलेबल है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग करते हुए हम वहां पर पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने नहीं वाला है। तो जल्दी जल्दी से मेहरा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सारी चीजें यानी टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके PYQ, MCQ सेशंस, शॉर्ट नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मात्र आप 2999 में, है ना। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर चैनल। इन सभी को हम वहां पर कवर करेंगे। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सारे ही थिंकर्स आपके लिए, है ना। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। यूनिट 3 के बाद में हमारा सिलेबस का ही पार्ट है आपका तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। यूनिट 4 आ जाती है, जिसमें कि हमको देखना है कि जो उपागम है यानी कि कौन कौन सी अप्रोचेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, जिसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगी जो कि संस्थागत अप्रोच के रूप में जानी जाती है, और पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच होगी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियां, कंपेरेटिव जो भी मेथड्स होंगे उनको भी हम पढ़ेंगे। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सेपरेट सेशंस में पूरा डीपली हम समझाने वाले हैं। और उपनिवेशवाद, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद के जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, और उपनिवेशिक विरोधी जो संघर्ष हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनको पढ़ेंगे, और उपनिवेशीकरण और डीकोलोनाइजेशन को भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी 4th यूनिट का पार्ट है। और साथ में आपका अगली हम देख लें सिलेबस का पार्ट क्या है, जो है राष्ट्रवाद यूरोपीय और हमको गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद हमारे सिलेबस में यानी MP सेट का सिलेबस में पढ़ना है। आप ये समझ के चलिए कि जो MP सेट का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर UGC नेट के है, और एक काफी ब्रॉड सिलेबस हमको दिया गया है जिसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेते हैं। सो अगला हमें जो पढ़ना है वो है राज्य के सिद्धांत यानी कि पूंजीवाद, समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति, वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिकवाद, है ना, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य, इन सभी के बारे में पढ़ाई हमको करनी है। फिर अगला जो टॉपिक है राजनीतिक शासन प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं, यानी कि सबसे फेमसली लोकतांत्रिक, ये पढ़ना है, निर्वाचन वाली, उदार बहुमत आधारित सहभागी, है ना, गैर लोकतांत्रिक और शासन प्रणालियां जो होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पैतृकवाद यानी पैटर्नलिज्म, अधिकारी तंत्रीयवाद, है ना, ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमको पढ़ना है, और इनमें बहुत सारी थ्योरीज भी है जो आपको कवर करनी है। प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद, टोटलिटेरियनिज्म या फिर आपका फांसीवाद, इन सभी के बारे में भी
डिस्कस करेंगे। और संविधान सबसे जरूरी, संविधान और संविधानवाद क्या होता है, ये आपका यूनिट का पार्ट है, और जिसमें संविधान के टाइप्स, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदारवादी संविधानवाद, जिसमें आपातकालीन शक्तियां यानी कि जो भी आपकी इमरजेंसी पावर्स हैं उनको डिस्कस करना है इस यूनिट के थ्रू, और संविधानवाद का संकट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ऊपर से आप अगर पढ़ेंगे या उससे कवर नहीं होने वाले, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आप कोर्स ले लेते हैं एक बार, तो आपको पूरी गारंटी है कि आपका एमपी सेट का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। नॉट ओनली और सिलेबस, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा होगा। सो अगला हम आगे बढ़ेंगे तो लोकतंत्रीकरण और लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन को हमको पढ़ना होगा। विकास पढ़ना है, शक्ति की जो संरचनाएं हैं जैसे कि शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजन कौन होते हैं, ये सारी चीजें। कर्ता और प्रक्रियाएं पढ़नी है, जिसमें निर्वाचन पद्धतियां, राजनीतिक दल, दलीय प्रणाली और गैर सरकारी संगठन, नव सामाजिक आंदोलन, इस टाइप की जो एनजीओस वगैरह या आपके दबाव समूह, हित समूह, इन सभी को आपको कवर करना है। ये हो गई यूनिट 4 तक की बात। यूनिट 5 जिसमें कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, यानी कि आपको आईआर को कवर करना है। अब इसमें आपके सारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, उनके उपागम, जिसमें कि आपका आइडियलिज्म आता है, आपका यथार्थवाद आता है, संरचनात्मक मार्क्सवाद आएगा, है ना। इसी के बाद में नव उदारवाद क्या होता है, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद और उत्तराधुनिकतावाद को हमें कवर करना है ना। यूनिट 5 का ही पार्ट है, जिसमें काफी सारी अवधारणाएं हैं, है ना। और साथ में संघर्ष और शांति, युद्ध की जो बदलती हुई पृष्ठभूमिया प्रकृति है उसके बारे में, जो आपके मास डिस्ट्रक्शन के जो आपके सामूहिक विनाशकारी हथियार होते हैं, निवारण, निरोध, संघर्ष, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है, क्या काम करता है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, है ना। और इसका जो मानवीय हस्तक्षेप का काम है, अंतरराष्ट्रीय विधि या फिर आप अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीजे, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके बाद में आपको इंटरनेशनल रिलेशन में ही आपको राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, ये सारे टॉपिक भी कवर करने जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो संगठन है आपके, है ना। तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है, उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, ब्रिक्स, ये सारी जो मेन संगठन हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती हैं, और पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस में है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इनको आपको कवर करना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में ही जो क्षेत्रीय कुछ संगठन होते हैं जैसे कि यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फिर आसियान, ये आपके कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं जो भी आपको अपने सिलेबस के पार्ट के रूप में ही पढ़ना है। जो अभी कंटेम्प्ररी जो कौन कौन सी चुनौतियां या अभी जो समस्याएं सामने हैं, जैसे कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय, जलवायु परिवर्तन, है ना, शरणार्थी समस्या, मानव अधिकार, गरीबी, धर्म, संस्कृति, पहचान, इतनी सारी चीजें आपको सिलेबस का पार्ट है जो कि कवर करनी है। यूनिट 6 है। यूनिट आपकी 5 और 6 बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो आपकी 1, 2, 3 यूनिट्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये दोनों यूनिट्स में क्या है, क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के बाद में इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की बात ये यूनिट 6 में की गई है ना। और इसके तहत आपको जो विदेश नीति है भारत की उसको पढ़ना है ना। विदेश नीति के तहत सारी चीजें आ जाएंगी, उत्तर उपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति और उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भारत की जो पहचान है हुई थी इसके रूप में, वो पढ़ना है। भारत की विदेश नीति और निरंतरता में जो बदलाव है वो पढ़ने हैं, है ना। और प्रमुख जो शक्तियों से भारत का संबंध है वो पढ़ेंगे। बहुध्रुवीय दुनिया के साथ जो भारत का संबंध है, जैसे कि यूरोपीय संघ, जो भी जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके साथ में जो हमारा इंडिया का रिलेशन कैसा है, ये हमको देखना होगा, है ना। इसी के बाद में भारत से जो जो मेन
पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध रखता है भारत, ये कंटेम्प्रेरी चीजों में आती है जो आपकी क्या बोल सकते हैं आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट होती है, जिसमें कि आपको सार्क, गुजराल डॉक्ट्राइन यानी भारत की तरफ से लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं देशों के संबंध में वो पढ़ने हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था में जो भारत की पराक्रमण नीति है उसकी जानकारी यहाँ पर हमको स्टडी करनी है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि और जलवायु परिवर्तन, ये सभी चीजों को कवर करती है आपकी यूनिट 6, है ना। समसामयिक चुनौतियां, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चुनौतियां, समुद्री सुरक्षा या जो भी साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। यूनिट 7 जो है आपकी भारत में जो राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड है ना। भारत में जो भी राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उनके बारे में यूनिट 7 बात करती है। भारतीय संविधान कैसे बना, है ना। औपनिवेशिक विरासत जो मिली थी भारत को, और संविधान के निर्माण में राष्ट्रीय जो आंदोलन आपके हुए थे उस टाइम पर, उनका क्या योगदान रहा, ये कवर करेंगे। और हम संविधान सभा का गठन, उसकी वैचारिक अवलंब, संवैधानिक जो बहस हुई यानी कि जो उसके वाचन चले उनको हम समझेंगे, संविधान का हम मूल दर्शन समझेंगे। भारत में जो संविधानवाद है जैसे कि लोकतंत्र आपका, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण संतुलन, संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। और केंद्रीय कार्यपालिका पढ़नी है आपको, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आती है। संसद को पढ़ना है, संरचना, इसकी भूमिका, कार्य पद्धति, संसदीय समितियां। साथ में न्यायपालिका पढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक सुधार को पढ़ना है ना। ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं आपकी यूनिट 7 का पार्ट। और यूनिट 7 भी काफी बड़ी है, जैसा कि अपने सिलेबस यानी कि एमपी सेट का सिलेबस में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको राज्यों में जो कार्यपालिका या विधानमंडल है उसमें, जैसे आप सेंट्रल लेवल पर जो पढ़ेंगे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और आपकी न्यायपालिका, उसी तरीके से आपको स्टेट के लेवल पर भी पढ़ना है, जिसमें कि आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का विधानमंडल, इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है उनको पढ़ना होता है, खासतौर पर उनकी गठन प्रक्रिया, इनका कार्यविधि, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। भारत में जो संघवाद की व्यवस्था है, फेडरलिज्म क्या है भारत का, वो पढ़ना है। निर्वाचन, उससे संबंधित आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना। और नियम, चुनाव सुधार और स्थानीय शासन संस्थाएं पढ़नी है। संवैधानिक सांविधिक निकाय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें नियंत्रण, लेखा, महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी आते हैं, सीएजी, है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी काउंसिल के बारे में पढ़ना है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, और अल्पसंख्यक आयोग। ये मेनली आयोग हैं जो कि आपके बहुत ही ज्यादा सिलेबस को इम्पोर्टेंट बना देते हैं। यूनिट 7 काफी ब्रॉड है, यूनिट 8 भी काफी ब्रॉड है, तो आप इनको पढ़ना है अगर आपको, और आप चाहते हैं कि एक अच्छी तैयारी, मजबूत तैयारी के साथ में आप अपना ये जो अटेम्प्ट है, किसी का ये पहला होगा अटेम्प्ट, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, सो आप अगर चाहते हैं क्लियर करना और क्वालिफाई करना यूजीसी नेट और साथ में एमपी सेट, तो हमारा कोर्स लेना ना भूलें, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। यूनिट 8 में भारत में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, उनको पढ़ना है। राज्य और अर्थव्यवस्था विकास को पढ़ना है। वैश्वीकरण क्या होता है, सामाजिक आर्थिक निहितार्थ उसके पढ़ने हैं। पहचान की राजनीति, जिसमें धर्म, जाति और क्षेत्र, भाषा सभी आ जाते हैं। सामाजिक आंदोलन जो भी भारत में हुए, दलित, जनजाति, जो भी फेमस आंदोलन हुए, है ना। नागरिक समाज के समूह पढ़ने हैं आपको, एनजीओ वगैरह जो भी चलाए गए हैं, या गैर दलीय सामाजिक मंचों को। भारतीय राजनीति का जो क्षेत्रीकरण हो रहा है उसके कारण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, और आर्थिक इकाई के रूप में राज्यों को पढ़ना है आपको। उपराज्य क्षेत्र पढ़ने हैं, और जो भी नए राज्यों की डिमांड्स हो रही हैं उनको पढ़ना है ना। भारत में जेंडर पॉलिटिक्स को पढ़ना है। राजनीतिक दलों की विचारधारा और सामाजिक आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को पढ़ना है। चुनावी राजनीति क्या है, उभरती हुई उसमें क्या प्रवृत्तियां हैं, ये सारी कवर करनी है।
है ना। यूनिट 9 की बात कर लेते हैं जो कि आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्टली हम जानते हैं पवेड, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप किसी भी तरीके से आप इसको मिस नहीं कर सकते, जिसमें कि लोक प्रशासन, इसके अर्थ विकास, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लोक प्रशासन के बहुत सारे सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, जैसे कि आपका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, ये जो जो थ्योरीज है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर करनी होंगी। नवलोक प्रबंध, उदारीकरण, वैश्वीकरण और लोक प्रशासन की प्रवृत्ति में जो बदलाव आ रहे हैं वो सभी कवर करने हैं। संगठन के सिद्धांत और नियम क्या होते हैं और संगठन में प्रबंध कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ना है। मानव संबंध सिद्धांत जो कि एल्टन मेयो ने दिया है ना। संगठन का जो प्रबंधन होता है वो आपको नेतृत्व अभिप्रेरणा के जो थ्योरीज दी गई हैं, है ना, उनको पढ़ना है। संगठनात्मक संप्रेषण कवर करना है, और जिसमें चेस्टर बर्नार्ड, बहुत से ऐसे थिंकर हैं जिनके नाम अभी मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ शायद, बाकी आपको सिलेबस को मैं समझा देती हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि हमें क्या चीजें स्टडी करनी है। संगठन में जो संघर्ष प्रबंधन होता है वो सिद्धांत, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, ये स्पेशली मेंशन है, यानी कि आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यूनिट 10 की बात कर लीजिए फाइनली, जिसमें कि आपको भारत में जो शासन विधि और लोक नीति है, यूनिट 10 का पार्ट है, उसको पढ़ना है, यानी कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, है ना। पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू आपको शासन, सुशासन, इनकी भूमिका पढ़नी है। उत्तरदायित्व और नियंत्रण पढ़ना है। सुशासन के जो संस्थानिक तंत्र हैं वो पढ़ना है, और जमीनी स्तर पर यानी कि ग्रास रूट शासन जो होता है, स्थानीय शासन, जिसमें आपकी पंचायतें आ जाती हैं और राजनीतिक संस्था, इनको पढ़ना है। योजना और विकास पढ़ना है। सामाजिक आर्थिक विकास उपकरण के रूप में लोक नीति को पढ़ना है ना। जो भी आपकी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका मूल्यांकन यहाँ पर करना है, और लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन करना है, जिसमें कि शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई, ऑडिट, ये सारी चीजें इसका पार्ट है, यूनिट 10 का पार्ट है ना। और इसी के साथ में हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है कि आपको क्या क्या चीजें आपने सिलेबस में पढ़नी है ना। और आपका एग्जाम डेट मैं बता चुकी हूँ आपको। एमपी सेट के जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी 25 अक्टूबर से, आपकी 20 नवंबर तक फॉर्म टिल 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। इसके बाद में आपको 11 जनवरी को एग्जाम देना है आपका एमपी सेट का। तो आपके पास में बहुत ही कम समय है, इसी समय में आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, और आपको प्रिपरेशन के साथ में आपको गारंटी तौर पर अपना सिलेक्शन पक्का करना है ना। सो मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ, जिस पर आप कांटेक्ट करिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोर्स, योर सिलेबस, ये सारी चीजें यहीं पर जानकारी के तौर पर मिल जाएंगी, है ना। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 30, है ना, ये कांटेक्ट नंबर है, और इस पर आप कांटेक्ट करिए। अगर आप कोर्स लेने के लिए चाहते हैं, कोर्स लेना और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हैं, तो इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स को बाय कर सकते हैं, मात्र 2999 में, है ना। और इसके बाद कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑफर्स चेंज हो जाएंगे और आपका इंक्रीज होने वाला है हमारा कोर्स का चार्जेस। सो प्लीज जल्दी जल्दी से एनरोल कीजिए। इसी ऑफर में आपको सारी सुविधा, सारी चीजें वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। हमारा आज का ओरिएंटेशन जो सेशन था, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का, उसको डिस्कस किया है, और आपकी जो एमपी सेट यानी राज्य पात्रता परीक्षा होने वाली है उसका आपको डिटेल डिस्कशन दे दिया है, और किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे वो समझा दिया है। सो थैंक यू सो मच, और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, जल्दी जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो सके। थैंक यू।